नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को आज एडिटोरिया के न्यू बुक जो वॉल्यूम 2 है उसका प्रैक्टिस सेट संख्या 9 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो खोंड जनजाति ने। मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। और खोंड जनजाति उड़ीसा का एक जनजाति है। और मारियाह प्रथा क्या होता है? नर बलि का प्रथा। इस पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से 1848 के बीच में लगाया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई कर रहे थे। खोंड विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चक्र बिसोई। इतनी बात आपको याद रखना है। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो हेनरी बिबियन डेरोजियो इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। भारत की आज़ादी के बाद, ये तो आज़ादी से पहले थे, आज़ादी के बाद रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। रामधारी सिंह दिनकर फ्रीडम के बाद, और फ्रीडम से पहले हेनरी बिबियन डेरोजियो। आज़ादी से बाद रामधारी सिंह दिनकर और पहले हेनरी बिबियन डेरोजियो। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया? तो सर सैयद अहमद खान ने स्वागत नहीं किया, बाकी बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना और अरविंद घोष ने किया। ऐसा क्यों किया सैयद अहमद खान ने? तो क्योंकि उन्हें आशंका था, ऐसा शक था कि कालांतर में बाद में जाके यह संस्था मात्र हिंदुओं की संस्था होकर रह जाएगी। बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की? तो वो की मुर्शीद कुली खान ने। बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की? मुर्शीद कुली खान ने। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो ल्यूक स्क्रॉप्टन को। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो ल्यूक स्क्रॉप्टन को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? तब वो चलाया वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को त्याग दिया गया। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में चालू किया और 1776 में इसको इस सिस्टम को छोड़ भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो वो था 21 प्रांत था। कितना था? 21 प्रांत, जिसमें एक काबुल में था, दक्षिण भारत में 6 था। एक काबुल में दक्षिण भारत में 6 और उत्तर भारत में 14 था। निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो राजा जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो वो लिखा गुरु गोविंद सिंह ने। फारसी भाषा में किसने जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1817 से 18 के बीच में क्या हुआ था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद पेशवा प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया। उस समय पेशवा पद पे बाजीराव द्वितीय आसन थे। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया और कानपुर के निकट बिठूर में रहने दिया गया। कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में
प्रचलित थी। तो बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियाँ जाति के लोग, कमियाँ जाति, एक जाति का नाम है कमियाँ जाति। कमियाँ जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। यही था कम्युनिटी प्रथा। क्या होता था, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियाँ जाति के लोग अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं J.W. काये। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इंडिया पुस्तक के लेखक J.W. के हैं। यह पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी गई थी। J.W. काये। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो वो की थी 1611 ईस्वी में। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1611 में। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया। तो चीनी उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो ऑप्शन ई। देखिए, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार के बेतिया में लगाया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बिहार के कहाँ लगाया गया? तो बेतिया में लगाया गया। और कब लगाया गया? तो 1840 ईस्वी में लगाया गया। परंतु इसका विकास 1931 से प्रारंभ हुआ, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग का संरक्षण दिया गया था। 1840 में बिहार बेतिया में चीनी उद्योग पहले लगाया गया, लेकिन 1931 में इसका प्रारंभ वास्तविक रूप से विकास का प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का अधिनियम। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो कौन दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। अब देखिए, एक तरफ सूची मिलान करने का, एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ संस्थापक। तो देखिए, इसका आंसर कैसे होगा? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो B.R. शिंदे ने। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे ने। और ये कहाँ की हुआ? देख लीजिए, ये पहले तो आप ये जान लीजिए कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और सत्यशोधक, ये सबका स्थापना मुंबई में हुआ। आप याद रखेंगे एक बात कि इसका सबका स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और सत्यशोधक समाज का स्थापना कहाँ हुआ? तो मुंबई में। चलिए, एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि आपको संस्थापक याद रखना है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना B.R. शिंदे ने किया था। और ये कब किया? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किया था 1906 में। B.R. शिंदे ने 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना महात्मा गांधी ने किया। देख लीजिए क्या अंतर है इन ऊपर दोनों में। ऊपर है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इधर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है। महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में किया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये किया था भीमराव अंबेडकर ने 1920 में। भीमराव अंबेडकर ने 1920 में किया था। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में किया था। और सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। 1873 में किया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने। सत्य का शोध होगा तो ज्योति फूल खिलेगा। ज्योति फूल, सत्य का शोध होगा तो ज्योति फूल खिलेगा। समझ गए? ऐसे तरह से आप याद कर लीजिए।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे सर टॉमस रैले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सर टॉमस रैले। 19 नंबर 19 कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन फिर से देखिए कि लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा घटना संबंधित नहीं है? तो ये गलत है कि यह पहला अवसर नहीं था। दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुए थे। कब? 1915 में भी हुए थे, तो ये पहला अवसर था। 1915 वाला जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ बम्बई में, जो पहला अवसर था, और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए थे। इसी के बाद 1916 में तुरंत लखनऊ में भी कांग्रेस लीग के अधिवेशन के साथ हुआ था। तो ये गलत हो गया, मैंने ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन सही। बाकी ये तीनों ही पॉइंट सही है। देख लीजिए लखनऊ पैक्ट 1916 के संबंध में पहला पॉइंट तो आपको समझा दिया कि दूसरा अवसर था। दूसरा पॉइंट, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मेलन हुआ, बिल्कुल हुआ। इसमें ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका मजूमदार ने किया और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किया। क्वेश्चन नंबर 20, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो संयुक्त प्रांत में चलाया था। कहाँ चलाया था? संयुक्त प्रांत में। न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो संयुक्त प्रांत में। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के विरोध में किसे अपने गोली का शिकार बनाया था? तो लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरन को मंगल पांडे ने मार दिया था। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की शुरुआत हुई। 10 मई 1857। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? तो जौ को लाया था। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? जौ को। उसके बाद गेहूं को मानव ने खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह क्या है? तो वो है साकल। ऋग्वेद का टोटल 5 शाखाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5, जिनमें से एक साकल है जो कि वर्तमान में भी उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा बाष्कल, संखायन, आश्लायन और एक और है मंडूकायन। देख लीजिए, तो ये बौद्ध ऋग्वेद का जो ऋग्वेद का 5 शाखा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाष्कल, सांख्यायन, आश्लायन, साकल और मंडूकायन, जिसमें से साकल वर्तमान में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? तो सांख्य दर्शन के रूप में। निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? तो सांख्य दर्शन के रूप में। 26 नंबर, गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की एक सबसे छोटी इकाई थी गांव। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो वो हर्ष ने नहीं किए थे, बल्कि बाणभट्ट ने किए थे। हर्षचरित किसने किए थे? बाणभट्ट ने किए थे।
लेकिन नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्ष की रचना है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्ष की रचना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली? तो ये मिली गुर्जर प्रतिहारों को। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली? गुर्जर प्रतिहारों को। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान कौन थे? तब वो कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो सुबुक्तगीन। अगर प्रथम मुस्लिम पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अंतर है, तुर्की मुसलमान पहला, सुबुक्तगीन। अगर कोई भी मुसलमान चाहे वो कहीं का भी रहे, हालांकि ये अरबी मुसलमान था, अगर अरबी पहला मुसलमान पूछे तब भी, या मुसलमानों में पहला पूछे तब भी आएगा मोहम्मद बिन कासिम आंसर। निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बना? तब वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों को सूबेदार नियुक्त किया था, और द्वितीय युद्ध में भाग लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1192 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाना जाता है? निम्न में से किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। 33 नंबर। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तब वो करवाया था, किसने करवाया था? देख लीजिए आंसर। शेर शाह ने। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? शेर शाह ने। मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी का अधिकार कब मिला? तो वो मिला 1765 एडी में। 1765 ईस्वी यानी एडी। मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी का अधिकार कब मिला? 1765 ईस्वी। मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो वो किया सहयोग आंदोलन के दौरान। मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया असहयोग आंदोलन के दौरान। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? तो वो प्राप्त की गई 5 में से। कितने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? तो 5 में। देखिए वो कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो पहला पंचवर्षीय योजना, पांचवा पंचवर्षीय योजना, फिर छठा पंचवर्षीय योजना, सातवां पंचवर्षीय योजना, और साथ ही साथ 8वां पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हुआ। पहला पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कि हम 2.1 प्राप्त करेंगे, लेकिन हम लोग प्राप्त कर लिए 3.6%। लक्ष्य कितना था? 2.1 का, प्राप्त कितना किए? 3.6। 4.4 लक्ष्य रखा गया था 4.4 लक्ष्य रखा गया था 5वां में, लेकिन हम लोग पा लिए 4.8%। छठा में कितना लक्ष्य रखा गया था? तो छठा पंचवर्षीय में लक्ष्य रखा गया था 5.2 का, लेकिन हम लोग ने प्राप्त किया 5.7। और सातवां में लक्ष्य था 5 का ही, लेकिन प्राप्त किए सातवां में 6% का। और अगर 8वां पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5.6 का लक्ष्य था और प्राप्त किए 6.8। इतना। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन से हैं? तो वो हैं ऑप्शन ई। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए ध्यान से, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय कौन से हैं? तो मौद्रिक उपाय हैं CRR में वृद्धि और SRR में वृद्धि। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में राजकोषीय उपाय कौन से हैं, तो करारोपण में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय में कमी। फिर से सुनिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण दो तरीके से किया जा सकता है, एक मौद्रिक तरीके से और एक राजकोषीय तरीके से। तो अगर आप मुद्रास्फीति का नियंत्रण मौद्रिक तरीके से करेंगे तो CRR में वृद्धि कर दीजिए और SLR में वृद्धि कर दीजिए। अगर आप मुद्रास्फीति का नियंत्रण राजकोषीय नीति से करते हैं, राजकोषीय उपाय से, तो करारोपण में वृद्धि कर दीजिए और सार्वजनिक व्यय में कमी कर दीजिए। नए औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 24 जुलाई 1991 को। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो 60%। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM के अनुसार 2030 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो 60%। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? तो वो हैं 5। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? 5। BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? तो वो है 25। कितनी कंपनियां शामिल है? तो 25। एक सेकंड और यहाँ पे देखिए कि विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? तो 5। ये पांचों के नाम आपको याद रखने होंगे। पहला IBRD जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। दूसरा होता है IDA, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई थिंक। फिर भी देख लीजिए, IDA होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर होता है IFC जिसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फिर होता है MIGA माने MIGA, इसका मतलब होता है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था। एक लास्ट में होता है ICSID, ये है पांचवा बैंक जो है निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो ऑप्शन E। क्यों? क्योंकि देखिए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज इज इक्वल टू होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्राथमिक घाटा। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो वो करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ 5 सितंबर 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 5 सितंबर 2005 को। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? तो वो पास हुआ 2020 से 21 में। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? तो 2020 से 21 में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो वो तैयार किए जाएंगे 100। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 100। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशियां प्राप्त होने का अनुमान है? तो वो है
6,135.62 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 6,135.62 करोड़ रुपया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदत्र वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है 2023। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदत्र कदन होगा मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2023 को। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो एटीपी के रूप में। जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? एटीपी। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर आंसर ई हो जाएगा। देखिए, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो देखिए किसमें किसमें नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे? तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 में कोलीकर ने किया था। किसने किया था? कोलीकर ने। ये कभी कभी पूछ सकता है, कोलीकर ने किया था, 1880 में किया था कोलीकर ने। इसका नामकरण बिंडा ने किया। देखिए, कोलीकर ने खोज किया कि देखिए वो कुछ है, और बिंडा ने बोला कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए, कोलीकर ने क्या कहा कि देखिए गोलाकार छड़ या कण प्रकार का कुछ संरचनाएं दिख रहा है जी हमको, तो बिंडा ने कहा अरे वो तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं के समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी सारे जीव जंतु में पाया जाता है। बस खाली आप याद रखिए, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो वो है 53 का ई ऑप्शन। देखिए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी डुबे ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोटीएज भी पाया जाता है, फिर फॉस्फेटेज भी पाया जाता है, फिर राइबोन्यूक्लियज भी पाया जाता है, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियज भी पाया जाता है। ये सारे पाए जाते हैं। और लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मिक समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस P32 और प्लस कोबाल्ट 60, ये दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से। नीचे दिए गए औषधि का तथा कवक जिससे यह बनता है का सही मिलान करिए। तो देखिए 56 का आंसर कैसे होगा। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम से बना है। पेनिसिलियम नोटेटम से बना है। ए का 3। पेनिसिलिन किस चीज़ से बना है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। इरगोट बना है क्लेबीसेपस परपुरियम से। इरगोट किस चीज़ से बना है? तो क्लेबीसेपस परपुरिया से। ग्रीसिओफ्लेविन किससे बना है? तो मैंने इसमें कौन सा कवक का नाम देखिए, इधर औषधि है, इधर कवक का नाम है। तो ग्रीसिओफ्लेविन में कौन सा कवक है? तो वो है पेनिसिलियम ग्रीसिओफ्लेवम।
ग्रीसियोफेल्विन, पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम और क्लेबिसिन में एस्परजिलस क्लेवेटस। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डार्विन, ये सही नहीं है। बाकी सारा सही है, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डार्विन ने नहीं, लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने किया था, डार्विन ने नहीं, लैमार्क ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने किया। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने किया। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने किया। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना बीडल और टैटम ने किया। जैव विकास की परिकल्पना लैमार्क ने किया। जैव विकास की परिकल्पना भी लैमार्क ने किया। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है मधुमक्खी मोम। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है मधुमक्खी मोम। 59 का, मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो मेडुला ओब्लंगेटा। मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? मेडुला ओब्लंगेटा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो क्वांटम सिद्धांत डाल्टन के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा और कृष्ण छिद्र का सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा। मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है? तो वो होता है थायरोक्सिन और एडिनेलिन। थायरोक्सिन और एडिनेलिन। मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? तो थायरोक्सिन और एडिनेलिन। जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो वो करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? ग्लाइकोजन। त्वचा, बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है केराटिन। त्वचा, बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है केराटिन। 64 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो वो कौन सा है? तो कार्य और ऊर्जा में अदिश राशि होता है, बाकी वेग, त्वरण, विस्थापन में सदिश राशि होता है। हमारे शरीर के अस्थियों यानी हड्डी को ठोस तथा कठोर के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट की। हमारे शरीर के अस्थियों को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट की। 66, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो वो है मंगोलिया। मंगोलिया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है मंगोलिया। मंगोलिया, नेपाल, बहुत सारे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मंगोलिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन है? तो अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है, लेकिन अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड बताना है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल से निम्न में से कौन सा देश इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कौन साझा नहीं करता है सीमा साझा? तो ऑप्शन ई। कौन कौन नहीं करता है? तो देखिए, इजराइल की स्थापना पहले जान लीजिए कि कब हुआ था। तो ये एग्जिस्टेंस में आया था 18 मई को, 1948 को, 18 मई 1948 को ये आया था पिक्चर में। और कब कैसे आया था? तो फिलिस्तीन एक देश है, उसका विभाजन के फलस्वरूप जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र इजराइल के सीमा साझा करता है। इजराइल किससे किससे सीमा साझा करता है? तो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान से। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान से। मिस्र से साझा नहीं करता है।
हाँ सॉरी मिस्र से भी साझा करता है, मिस्र से भी साझा करता है, मिस्र से भी साझा करता है। इजराइल किससे किससे सीधा सीमा साझा करता है अपना? तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र से। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है वो क्या है? तो उत्तर आसा अंतरीप, उत्तर आसा अंतरीप। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? तो उत्तर आसा अंतरीप। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है ईरी एवं ओरोंटियो, ईरी एवं ओंट्रियो, ईरी एवं ओंटुरियो। सुपीरियर झील विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो वो होता है एक्स किरणों के रूप में। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो एक्स किरणों के रूप में। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित होता है? तो वो होता है इक्वाडोर। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इक्वाडोर, इक्वाडोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाइयाँ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें सी हो जाएगा, 2 1 3 4। देखिए हम सबका हाइट याद करा देते हैं तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। आपको कंचनजंगा का ऑलरेडी याद करवाए थे 8,558, क्योंकि ये मतलब भारतीय क्षेत्र का बिना मतलब लड़ाई के, कहने का मतलब पीओके में तो केटू गॉडविन अस्टन भारत का ही हिमालय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ नहीं वो, क्योंकि वो पीओके का हिस्सा है। हम लोग पूरे भारतीय क्षेत्र की बात करें तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा चोटी है 8,598। धौलागिरी 8,172 आपको याद करवाए थे कि धौलागिरी का 8,172 होता है। आज याद कराता हूँ नंगा पर्वत जिसका ऊंचाई 8,126 और 7,817 नंदा देवी का। तो बाकी आप अरेंज कर लेंगे। धौलागिरी 8,172, नंगा पर्वत 8,126 और 7,817 नंदा देवी। विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? तो कोलोराडो पठार का, कोलोराडो पठार का भाग है। विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? कोलोराडो पठार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश है? तो वो है भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश है? तो भारत, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान कौन सा है? तो ऊपर से दूसरा, ऊपर से दूसरा, ऊपर से दूसरा। जूट और मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान असम को जाता है। तो बिहार तीसरा और ऊपर में वेस्ट बंगाल और तीसरा में असम। कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। कोयले के उत्पादन में एवं भंडारण से संबंधित राज्यों की सूची देखिए बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में अति देखिए, कोयले का अगर उत्पादन पूछा जाए उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है और उड़ीसा उसके बाद करता है और झारखंड उसके बाद। सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा फिर झारखंड करता है। और भंडारण में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड के पास है, फिर उड़ीसा के पास और फिर छत्तीसगढ़ के पास। तो ये दोनों खाली चेंज कर जा रहे हैं आपस में और उड़ीसा नंबर 2 पे ही हर चीज़ में रहेगा। 77 देख लिए, अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो बिहार, बिहार। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो बिहार। देखिए बिहार नेपाल के साथ 4 देश सीमा साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा सीमा साझा 729 किलोमीटर का बिहार करता है। कितने किलोमीटर का? 729 किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश 560। उत्तराखंड, उत्तराखंड करता है 263 किलोमीटर का उत्तराखंड। और पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर का। तो इसमें सवाल कर रहा है कि सर्वाधिक लंबी सीमा कौन राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन?
भुला गया, एक सेकंड में बताता हूँ। बिहार 729 और सबसे कम इसमें पश्चिम बंगाल इस ऑप्शन में। हालांकि हालांकि कुछ और भी स्टेट हैं जो इसका सीमा साझा करते हैं फिलहाल ये। और आपको पता होगा कि नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर भारत। सबको जोड़ के देखिए कितना होता है, क्या 7 5 12 2 14 1 15। अभी एक स्टेट और होंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वो है 0.15%। 0.15%। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 किलोमीटर है। 4,992 किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल का सही सुमेलित कीजिए, तो संगम स्थल सही सुमेलित कीजिए। पटना, इसमें देख रहे हैं पटना, उसमें मिलता है सोन। गंडक कहाँ जाके मिलता है, तो गंडक मिलता है हाजीपुर में। गंडक कहाँ मिलता है, हाजीपुर में। महानंदा कहाँ मिलता है, तो मालदा में। महानंदा मालदा में। कोसी कहाँ मिलता है, तो कटिहार में। और घाघरा छपरा में। गंगा की सहायक नदी मतलब गंगा में हाजीपुर में जाके गंडक मिलता है, और सोन मिलता है पटना में। महानंदा मिलता है मालदा में। कोसी गंगा में जाके मिलता है कटिहार में, और घाघरा छपरा में। 81 नंबर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से स्थान है, छठा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से स्थान है, छठा। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, तो वो है 1.3%। तो 1.3%। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, तो 1.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग सर्वाधिक है, तो वो है किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किसके जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग सर्वाधिक हैं, तो किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो वो है रोहतास। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, रोहतास। कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है, तो वो है प्रायद्वीपीय भारत। कोपेन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है, प्रायद्वीपीय भारत। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य के अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो वो किया जाता है आर्टिकल 275। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, अनुच्छेद 275। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो वो कथन गलत है सी। 1892 को भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1892 को भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये हमारा गलत आंसर है। बाकी एक बार मैं इसका सॉल्यूशन पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ये 1892 नहीं बल्कि 1853 होगा। 1892 नहीं 1853। तो 1853 के भारत परिषद अधिनियम
सॉरी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। बाकी सारे सही हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, तो कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मंत्रिपरिषद पद की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई, तो वो दी गई 6। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई, तो 6 प्रकार की गारंटी दी गई। 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है, तब वो है संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट सवाल 91 कह रहा है कि वित्तीय आपात के उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है, तो वो रह सकता है ऑप्शन ई। कौन से पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसे जारी रखने के लिए संसद को पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, तो इसके ऑप्शन कोई भी नहीं है, निर्धारित ही नहीं किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पहचान बताइए। तो देखिए 92 का आंसर, इसका तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से सही हैं। ये इसकी प्रकृति कैसा है, गैर न्यायोचित। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होता है। माना अगर इसको आपको लागू करना है तो कानून बनाना पड़ेगा, स्वयं से आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो शून्यकाल। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, शून्यकाल। संसद के किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, प्राक्कलन समिति का में कोई भी सदस्य नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे इसमें 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। 95 भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ क्या है, तो वैसा विषय जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, तो वो सब अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाएगा। 96 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, तो देख लीजिए कौन से कथन सुमेलित है, ऑप्शन ई, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, G20 का गठन हुआ था 1999 में, आप ये याद रख लीजिए। और इसका सबसे पहला बैठक 2008 में हुआ था, और G20 का गठन 1999 में, और G20 का गठन पहला बैठक वार्षिक गठन DC में 2008 में हुआ, और दूसरी बैठक 2009 में लंदन में हुआ। अब ये सारा देखिए 2021 में जो अभी बीत गया है, 2021 पिछला साल जो इटली में हुआ, और इस साल जो भी G20 के शिखर सम्मेलन होंगे इंडोनेशिया में, और अगला साल भारत में होगा। तो आपको याद हो गया आई याद हो गया ना, आई से इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, लास्ट में फिर याद रखिए बी ब्राज़ील, जो कि 2024 में होगा। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है 121वां। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 121वां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190 सदस्य कौन सा राष्ट्र बना, तो वो बना अंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है, तो अंडोरा।
लोकसभा के नए महासचिव कौन हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के नए महासचिव कौन हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। देखिए, यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यशवर्धन सिन्हा कौन है? तो हाल ही में बनाए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण अगर पूछा जाए भारत में तो बताइएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। 7,13,789 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का 24.62% है। 62% है। देखिए, ये वनावरण के बारे में पूछ रहा था तो हो गया 7,13,789। लेकिन अगर वनावरण प्लस वृक्षावरण पूछे, माने फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर पूछे, तो आंसर होगा 8,09,537। और ये पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ये वाला है 62%, ये वाला नहीं है। 8,09,537 ये है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.6%। और अगर सिर्फ वनावरण पूछे, क्या पूछे? वनावरण पूछे, वृक्षावरण ना पूछे तो आंसर हो जाएगा 7,13,789। और ये 21.71% है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का। 21.71 है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो वो है योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग। और आपको पता होगा कि 21 जून 2015 से ही मनाया जाता है, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 135। खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है। इसका आयोजन इस बार अप्रैल 2021 में बिश्केक में हुआ था। बिश्केक कहाँ है? तो किर्गिस्तान में। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण का अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो है 31.95%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण का अधिशेष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 31.95%। 106 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1,02306 किलोमीटर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। 1,02,306 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तब वो रहा नालंदा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो नालंदा। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वो विभाजित किया गया है 3। बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो कौन सा कथन असत्य है? तो डी कथन असत्य है। डी कथन असत्य है। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म कौन था? तो थप्पड़। गुलाबो सिताबो नहीं था, थप्पड़ सबसे सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म था। गुलाबो सिताबो को टोटल 6 ही पुरस्कार मिला था और थप्पड़ को 7 पुरस्कार मिला था। गुलाबो सिताबो को 6 पुरस्कार, थप्पड़ को 7 पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो पता होगा थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, अभिनेत्री तापसी पन्नू। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन सही है, 1 और 2 सही है। मेघा मजुमदार को उनके पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। मेघा मजुमदार को इनके पुस्तक इसके लिए नहीं बल्कि ए बर्निंग के लिए दिया गया है। ए बर्निंग के लिए दिया गया था।
बर्निंग के लिए क्या दिया गया था, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब देख लीजिए ये दोनों कथन सही है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो नमिता गोखले को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में एक किताब है थिंग्स टू लिव, इसके लेखक हैं नमिता गोखले। इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक एक नाटक है जिसको लिखे दया प्रकाश सिन्हा ने, और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लिए। और मेघा मजुमदार को उनका एक पुस्तक है ए बर्निंग, उसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। 111 हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों और उससे संबंधित खेलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। सुमित अंतल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन से नहीं बल्कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। वे राजस्थान के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से, अवनी लेखारा पैराशूटिंग से, PR श्रीजेश हॉकी से। देखिए ये सारे को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 2021 में मिला है। नीरज चोपड़ा को किसके लिए, तो एथलेटिक्स के लिए। अवनी लखेरा को किसके लिए, पैराशूटिंग के लिए। सुमित अंतिल को किसके लिए, तो पैरा एथलेटिक्स के लिए। PR श्रीजेश को हॉकी के लिए। मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान हथियारों के आयात राष्ट्रों का सही क्रम बताएं, तो वो सही क्रम क्या है 112 का, तो ए पहले सऊदी अरब, फिर भारत, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। आयातकों में कैसे है, तो सऊदी अरब नंबर 1, दूसरा भारत, फिर मिस्र, फिर ऑस्ट्रेलिया और चीन। 113 नंबर हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश को। हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को। फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस सूचकांक में अंतिम स्थान सोमालिया का है। ये कथन गलत है क्योंकि अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। किसका है, अफगानिस्तान का। किसमें, लोकतंत्र सूचकांक में। ये पहला ऑप्शन देखिए, यह ब्रिटेन की संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है, 46वां। इस सूचकांक में प्रथम स्थान कौन रहा, नॉर्वे, और अफगानिस्तान आखिरी स्थान रहा। नवंबर 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है राजगीर में। नवंबर 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजगीर में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अमेरिका में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में। देखिए ये तो हो गया 34वां। अगर 33वां के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा कि पेरिस में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन, फ्रांस। और अगर 35वां पूछ दे तो बताइएगा कि ये सारे ग्रीष्मकालीन हैं तो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 117 बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई, तो वो शुरू की गई 2013-14 में। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई, तो 2013-14 में। 118 केंद्र सरकार के द्वारा 765 kV के सुपर ग्रिड बस संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है, तो वो है कटिहार। केंद्र सरकार के द्वारा 765 kV के 765 kV
765 केवी के सुपर ग्रिड बस संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो कटिहार। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो गया में। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो गया। अनामिका, जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर से। अनामिका, जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो वो है प्रथम। जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो पहला। भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है। भारत में बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बढ़िया ताल मुंगेर में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तब वो किया कार्यानंदन शर्मा ने। कब? 1935 में यह आंदोलन चला था। कब चला था? 1935 में, जो कि कार्यानंदन शर्मा ने बकासत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसमें क्या था? लगान अदा न करने पर किसानों की ज़मीन जमींदारों के पास चली जाती थी, इसे बकासत कहा जाता था। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो वो निम्न में से कौन था? तो FG सिलाई। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो FG सिलाई। 124 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन ई ने। देखिए, श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने कब किया था? तो 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कौन सा बौद्ध संघ थी? बिहार में नहीं हुई, चतुर्थ बौद्ध संघ थी, जो कि कुंडलबन में हुई थी, जो बिहार में नहीं हुई। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो वो है महानंदा। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। तिरहुत नहर में जलपूर्ति किस नदी से होती है? तो वो होती है गंडक। तिरहुत नहर में जलपूर्ति किस नदी से होती है? गंडक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले थी? तो वो था अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिला? अररिया। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तब वो होता है सीजियम। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? सीजियम। एक बार का दाव 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो 10 का पावर 5 न्यूटन का। 10 का पावर 5 न्यूटन का। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगेगा? तो 10 के पावर 5 न्यूटन बल लगाएगा। एक वृक्ष से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है। दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? तो पहले की ऊर्ध्व गति, जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति। मतलब जो सेब स्वतः टूट के गिरेगा तो उसका ऊर्ध्व गति होगा, जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगा। ठोस, द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होता है? तो वो होता है ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम। ठोस, द्रव, गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होता है? तो ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? तो वो बढ़ जाएगी 16 गुना। वो कितनी बढ़ जाएगी? 16 गुना। यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? तो 2 गुना। 134 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन है? सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इससे कोई हल्का तत्व होता ही नहीं है। इसमें एक ही न्यूट्रॉन
इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे परल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरीन। हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में। हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में। हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो वो है, इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है और क्षार का नहीं। हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है? तब वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्न में से किसका मुख्य रूप से उपयोग होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब एथिल अल्कोहल को बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ होता है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल को बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ होता है पावर अल्कोहल। तो दोस्तों इसके साथ 1 से 140 क्वेश्चन तक समाप्त हो गया ये प्रैक्टिस सेट 9 का। यहाँ से 141 से देखिए मैथ के प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप बनाएंगे और बना के हमको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। देख लीजिए सारे क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप लोग को बस इस 150 प्रश्न के साथ छोड़े चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाने वाले हैं कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।